नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग कंप्लीट लूसेंट जीके कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग भूगोल में विश्व भूगोल को कवर कर रहे हैं, जिसका ये पार्ट 15 है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाला है, महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होगा उसको हम लोग समझेंगे और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं वो सारे भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें महाद्वीप के बारे में तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर महाद्वीप क्या होता है। ठीक है, महाद्वीप किसे कहते हैं। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि जो पृथ्वी है, ठीक है, जो पूरा अर्थ पर जो भूभाग है, ठीक है, जो भूभाग यानी कि भूमि का जो भाग होता है उसको हम लोग भूभाग बोलते हैं। तो उसकी जो सबसे बड़ी इकाई यानी कि जो सबसे बड़ी यूनिट होती है, इकाई होती है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, महाद्वीप बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, महाद्वीप कहते हैं। संपूर्ण जो पृथ्वी है उसका स्थल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जितना मतलब पूरा पृथ्वी पे जितना स्थलीय क्षेत्र है उसको क्या किया गया है, तो उसको 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। तो जो संपूर्ण स्थल क्षेत्र है पूरे पृथ्वी पर उसको क्या किया गया है, 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। तो उन 7 महाद्वीप की अगर हम बात करें तो एक एक करके सबका नाम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला है एशिया, ठीक है, उसके बाद दूसरा है यूरोप, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिणी अमेरिका, पांचवा है अफ्रीका, छठा है ऑस्ट्रेलिया तथा जो सातवां है उसका नाम है अंटार्कटिका। तो यही जो 7 है ये महाद्वीप हैं। ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी का जो स्थल क्षेत्र है इसको 7 भागों में बांटा गया है और 7 का नाम यहाँ पे दिया गया है। तो एक यहाँ पे फैक्ट आपको बता रहे हैं कि जब भी मतलब ये जो भी नाम दिया गया है, जो भी मतलब महाद्वीप है, इसको कॉन्टिनेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इंग्लिश में, कॉन्टिनेंट बोला जाता है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट इसको बोला जाता है। और इसको जब इंग्लिश में लिखेंगे ना, जैसे एशिया हो गया, ठीक है, तो एशिया, तो महाद्वीप का नाम जिस लेटर से शुरू होगा उसी लेटर से अंत होगा। तो ये भी याद रखिएगा। जैसे अफ्रीका हो गया, ठीक है, अफ्रीका, तो अफ्रीका भी ऐसे शुरू हुआ है, ऐसे अंत हुआ है। ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरह। तो इस तरह जो भी मतलब सारे जो महाद्वीप है इसका एक फैक्ट है, आपको याद रखिएगा। तो फैक्ट कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो अब हम लोग एक एक करके जो महाद्वीप है उससे रिलेटेड जो भी मतलब पॉइंट है उसको कवर करेंगे। तो जो सबसे पहला जो यहाँ पे महाद्वीप का नाम क्या दिया गया, एशिया। तो चलिए हम लोग एशिया के बारे में डिस्कस करते हैं, जानते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो एशिया की अगर हम बात करें तो जो ये एशिया है, ठीक है, इस शब्द की उत्पत्ति जो हुई वो हिब्रू भाषा के आंसू से हुई। ठीक है, तो हिब्रू भाषा जो है उसमें एक आंसू शब्द है, उसी से ही एशिया शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उदित सूर्य से है। ठीक है, तो जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, उदित सूर्य। उदित सूर्य मतलब क्या हुआ कि जो सूर्य उदय हो रहा है यानी कि सूर्य जो निकल रहा है, सनराइज हो रहा है, उसको ही उदित सूर्य बोलते हैं। तो उससे ये जुड़ा हुआ है। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, अगर एशिया महाद्वीप की बात करें तो ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है। और हम बात करें पूरे विश्व में तो विश्व के लगभग 30% जो क्षेत्रफल है वो एशिया में ही है। ठीक है, यानी कि एशिया जो महाद्वीप है वो 30% क्षेत्रफल पर विस्तारित है। ठीक है, विस्तृत है यानी कि फैला हुआ है। इससे होकर अगर हम बात करें तो 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत, कर्क और आर्कटिक गुजरते हैं। तो ये जो एशिया महाद्वीप है इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत, कर्क और अंटार्कटिक गुजरते हैं। अगला अगर पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि एशिया के उत्तर में जो एशिया महाद्वीप है इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो एशिया महाद्वीप है उसके उत्तर में क्या है, तो आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है। और भाई अगर हम बात करें पश्चिम में तो यूराल पर्वत हो गया, कैस्पियन सागर हो गया, काला सागर व भूमध्य सागर। ठीक है, और एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। तो ये क्या करती है, एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। तो जो लाल सागर है और स्वेज नहर ये क्या करती है, तो जो एशिया और अफ्रीका है इसको सेपरेट करने का काम करती है। यानी कि एशिया को अफ्रीका से अलग करने का काम कौन करता है, तो लाल सागर और स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल का नाम आपने सुना होगा, आप पढ़ रहे हैं तो जरूर सुना होगा। स्वेज कैनाल के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि बेरिंग जल संधि की अगर हम बात करें तो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। तो जल संधि से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे, चैनल पे बना हुआ होगा, अगर आप देखे होंगे तो जरूर, नहीं देखें तो एक सेपरेट अलग से हम मतलब पूरा उसका टाइटल के साथ बना देंगे, ठीक है। तो जो बेरिंग जल संधि है वो क्या करती है, एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, तो ये निवास करती है। तो जो पूरा विश्व है, ठीक है, पूरे विश्व की जो 60% जनसंख्या है वो सिर्फ एशिया महाद्वीप में ही निवास करती है। एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थलखंड अंग्रालैंड, रूस व चीन और गोंडवाना लैंड यानी कि प्रायद्वीपीय भारत स्थित है। तो जो एशिया महाद्वीप है इसमें अति यानी कि अत्यंत प्राचीन युग का जो स्थलखंड है अंग्रालैंड यानी कि रूस व चीन, उसके अलावा गोंडवाना लैंड जिसको प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है, ये सब इसी में स्थित है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एशिया महाद्वीप के 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप के कितने प्रमुख प्रायद्वीप हैं, तो 3 हैं। कौन कौन से, तो एक एक करके नाम देखते हैं। तो पहला है अरब का प्रायद्वीप, ठीक है, पहला क्या है, अरब का प्रायद्वीप, उसके बाद है दक्कन का प्रायद्वीप और तीसरा है इंडो चीन का प्रायद्वीप। तो ये तीनों प्रायद्वीप जो हैं वो एशिया महाद्वीप के प्रमुख प्रायद्वीप हैं। अरब प्रायद्वीप की अगर हम बात करें तो इसके बारे में क्या दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जब भी आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो याद रखना है कि जो अरब प्रायद्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया कि एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का जो माउंट एवरेस्ट है, जिसका ऊंचाई है 8,850 मीटर, वो स्थित है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि पूरे विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय की चोटी में आता है, और ये कहाँ पे स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। और उसका ऊंचाई कितना है माउंट एवरेस्ट का, तो 8,850 मीटर। और देश का अगर पूछा जाए तो नेपाल याद रखिएगा, नेपाल देश जो कि भारत का पड़ोसी देश है, वहाँ पे स्थित है, ठीक है। और जहाँ पे नेपाल में अगर हम बात करें तो इसको दूसरे नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को, जिसका क्या नाम है, सागर माथा, ठीक है। तो सागर माथा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये इतने सारे पॉइंट आपको साथ में बताते चल रहे हैं। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, सेशन एंजॉय कर रहे होंगे। तो कुछ टाइम वीडियो नहीं आ रहा था चैनल पे, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि कुछ रीज़न था जिस वजह से नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब रेगुलर तरीके से वीडियो आएगा जिस तरह से पहले आया करता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। तो दिया गया कि विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार की अगर हम बात करें तो वो है तिब्बत का पठार, ठीक है। तो तिब्बत के पठार के बारे में क्या याद रखना है कि जो विश्व का सबसे ज़्यादा फैला हुआ जो पठार है वो कौन सा है, तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है, विस्तृत है। तो जो एशिया में अगर हम बात करें तो मध्य एशिया, वहाँ पे 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार जिसका नाम है पामीर का पठार, ठीक है। तो ये एशिया में ही स्थित है। तो पामीर के पठार के बारे में भी पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ये भी कहाँ पे स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसका ऊंचाई अगर हम देखें तो 4,875 मीटर है। और इसी कारण पामीर को विश्व की छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। तो इसका ऊंचाई आपको पता है, पता चल गया, 4,875 मीटर है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, पामीर का पठार। और ये भी कहाँ पे स्थित है, तो एशिया में, और ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, तो दूसरा नाम भी याद रखना है कि विश्व की छत को भी जाना जाता है। अब यहाँ पे हम लोग माउंट एवरेस्ट के बारे में देखे थे, जिसको हमने बताया कि इसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है नेपाल में, जिसका ऊंचाई 8,850 मीटर है। और ये हिमालय की पर्वतमाला में है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। तो इसके बारे में कुछ यहाँ पे तथ्य दिया गया है, फैक्ट दिया गया है। चलिए फैक्ट को देखते हैं क्या क्या दिया गया है, तो एक एक करके हम लोग सब समझेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट का नाम तत्कालीन भारत के जो महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा, ठीक है। तो भारत के एक महासर्वेक्षक थे जिनका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट, उनके नाम पर ही माउंट एवरेस्ट का तत्कालीन नाम पड़ा, जिन्होंने एवरेस्ट की अवस्थिति का पता लगाया, ठीक है। तो जो एवरेस्ट है उसकी अवस्थिति का पता लगाया था सर जॉर्ज एवरेस्ट ने, जिस वजह से उनके नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया तत्कालीन, और वो भारत के, ठीक है। वे 1830 से 1843 ईस्वी तक भारत के महासर्वेक्षक रहे थे, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि ये कब से कब तक भारत के महासर्वेक्षक रहे थे, तो 1830 से लेकर 1843 ईस्वी तक। और विगत में माउंट एवरेस्ट को चोटी
15 भी कहा जाता था, ठीक है। विगत में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता था, चोटी 15 कहा जाता था। अगर इसके स्थिति की बात करें, एवरेस्ट की स्थिति के, तो यहाँ पे इसके स्थिति के बारे में दिया गया है कि देशांतर यहाँ पे दिया गया है 86 डिग्री 55 मिनट 40 सेकेंड, ठीक है। पूर्व अक्षांश की बात करें तो 27 डिग्री 59 मिनट 16 सेकेंड उत्तर पर्वतमाला के आसपास के विभिन्न स्थलों के औसत मापन द्वारा 1954 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट ऊंचाई 8,848 मीटर आंकी गई थी। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने जीपीएस उपग्रह के उपयोग द्वारा 5 मई 1999 ईस्वी को एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर होने की पुष्टि की है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कोमोलंगा यानी कि बर्फ की देवी तथा नेपाल में सागरमाथा, जिसका मतलब होता है ब्रह्मांड की माता, कहते हैं, ठीक है। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है, तो इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, ठीक है, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे जो कि 1953 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे, यानी कि ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किए थे। नोवांग गोम्बू, ठीक है, प्रथम व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े। तो ऐसे प्रथम व्यक्ति के नाम बारे में भी पूछा जाता है कि वो कौन सा प्रथम व्यक्ति था जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई किया, तो आपको ये नाम भी याद रखना है। नाम क्या है, नोवांग गोम्बू, ठीक है। तो पहली बार जो वो चढ़े थे 1 मई 1963 ईस्वी में जो अमेरिकी अभियान दल के साथ, और जो दूसरी बार चढ़े वो 20 मई 1965, यानी कि 2 साल बाद फिर से चढ़े। उस टाइम भारतीय अभियान दल के साथ वो चढ़े थे। नोवांग गोम्बू की बात करें तो वो तेंजिंग नोर्गे के भतीजा हैं, ठीक है। तो जो तेंजिंग नोर्गे है वो सबसे पहले मतलब पहुंचे थे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, और उनका ये भतीजा जिनका नाम क्या है, नोवांग गोम्बू, वो 2 बार चढ़ गए, ठीक है। एक बार तो अमेरिकी अभियान के दौरान दल के साथ और दूसरा भारतीय अभियान दल के साथ, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं तो दिया गया कि जिम व्हिटकर, ठीक है, जिम व्हिटकर प्रथम अमेरिकी हैं जिन्हें 1 मई 1963 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई, ठीक है। तो ये अमेरिका के पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़े थे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जुंको तबई, ठीक है, जुंको तबई के बारे में यहाँ पे दिया गया कि जुंको तबई जापान के पहली महिला हैं जो एवरेस्ट पर चढ़ी। कब चढ़ी, तो 1975 ईस्वी में। इसी तरह अगर हम आगे देखें बछेंद्री पाल के बारे में, तो भारत की पहली महिला जो कि 1984 ईस्वी में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची। तो बछेंद्री पाल भी जीके में जुड़ा हुआ है, बहुत बार पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो बछेंद्री पाल जो कि 1984 ईस्वी में एवरेस्ट की शिखर पर पहुंची थी। आगे अगर हम देखें तो फू दोरजी, ठीक है, फू दोरजी प्रथम व्यक्ति हैं जो 9 मई 1984 ईस्वी को बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। तो ये ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे पहली बार बिना ऑक्सीजन टैंक लिए हुए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब साहस वाला काम है। अप्पा शेरपा की बात करें तो ये नेपाली हैं जो सर्वाधिक बार यानी कि 21 बार एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा बार जो एवरेस्ट पर चढ़ाई की है उनका नाम क्या है, तो अप्पा शेरपा, ठीक है, क्या नाम है, अप्पा शेरपा। अप्पा शेरपा अपने चौथे प्रयास में पहली बार मई 1990 ईस्वी में न्यूजीलैंड के रॉब हॉल के नेतृत्व में एवरेस्ट पर पहुंचने पर सफल हुए थे। तो ये जो 21 बार चढ़े थे, ये चौथा बार जब प्रयास किए थे उस टाइम वो 1990 ईस्वी में न्यूजीलैंड के जो रॉब हॉल थे उनके नेतृत्व में ये सफल हुए थे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में। विश्व में सबसे कम उम्र की अगर हम बात करें तो 13 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला जो पुरुष जिसका नाम है जॉर्डन रोमरो, जो कि अमेरिका का है, जिसने 22 मई 2010 ईस्वी को शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। विश्व में सबसे कम उम्र की अगर हम बात करें तो 13 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली महिला की बात करें तो मालवेथ पूर्णा, जो कि भारत आंध्र प्रदेश से है, जिसने 25 मई 2014 ईस्वी को शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, फैक्ट दिया गया है, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक बार में याद होगा नहीं, इसको पढ़ते रहिएगा ताकि याद रहे। तो सबसे कम उम्र की बात करें तो 15 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल होने वाला भारतीय पुरुष की अगर बात करें तो जिसका नाम है राघव जुनेजा, जो कि उत्तर प्रदेश मुरादाबाद का रहने वाले थे, ठीक है। इन्होंने 21 मई 2013 ईस्वी को एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसके साथ इसके स्कूल लॉरेंस के 5 बच्चे भी थे, ठीक है। तो जो लॉरेंस स्कूल का नाम है जिसके 5 बच्चे थे, ये विश्व की प्रथम स्कूल टीम है जिसे एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। तो ये स्कूल मतलब पूरे विश्व का पहला स्कूल टीम था जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त किया। अर्जुन वाजपेयी, जो कि उत्तर प्रदेश नोएडा के रहने वाले हैं, वो 16 वर्ष की अवस्था में एवरेस्ट शिखर पर 13 मई 2010 ईस्वी को चढ़ने में सफल हुआ।
एक नोट दिया गया है। तो नोट में दिया गया कि एवरेस्ट पर तिब्बत की ओर से चढ़ने पर उम्र सीमा की बाध्यता नहीं है, ठीक है। तो अगर एवरेस्ट पर आपको चढ़ना है, ठीक है, तो और आप किस तरीके किधर से चढ़ सकते हैं जिसमें उम्र सीमा का कोई बाध्यता नहीं, यानी कि आपको रोक टोक नहीं लगेगा, तो तिब्बत की तरफ से। जब आप तिब्बत की तरफ से चढ़ना शुरू करेंगे तो आपको कोई रोक टोक नहीं रहेगा, जितना भी कितना भी उम्र हो आप चढ़ाई करने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए कि भविष्य में कहीं आपके मन में भी आया कि हम भी एवरेस्ट पर चढ़ाई करें ताकि आपको फील मिल पाए या फिर आपका भी नाम जीके में जुड़ जाए, तो आप तिब्बत की तरफ से चढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अमेरिका के टॉम वाइट टेकर, ठीक है, पहले विकलांग व्यक्ति थे जिनका मतलब कृत्रिम टांग था, यानी कि आर्टिफिशियल लेग था, जो 1898 ईस्वी में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे। तो ये समझ सकते हैं कितना बहादुरी वाला बात है कि कृत्रिम टांग लेकर, आर्टिफिशियल लेग लेकर विकलांग व्यक्ति होते हुए भी ये शिखर पर पहुंच गए। तो एक विकलांग व्यक्ति जब माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ सकता है तो भगवान तो आपको सही सलामत बनाए हैं। यानी कि आप मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो जी जान से मन लगा के कीजिए, ताकि आपका जो मंजिल है वहाँ आप भी पहुँच जाएं, ठीक है। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन, ठीक है। तो चीन था, लेकिन अब चीन को टेक ओवर करके इंडिया हो गया है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कि एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है वो चीन तथा सबसे छोटा देश मालदीव है, ठीक है। तो जो एशिया महाद्वीप है, यहाँ पे अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो जो सबसे बड़ा देश है वो चीन है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें सबसे छोटा तो वो मालदीव हो जाएगा, ठीक है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर देश की बात करें तो वो है सिंगापुर, ठीक है। तो एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको घनत्व के बारे में पता नहीं है। तो घनत्व का मतलब हो गया कि कम एरिया, ठीक है, एरिया कम और ज़्यादा लोग, ठीक है, कम एरिया में ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो उसको ही घनत्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? घनत्व बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि घनत्व के का रीजन क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या दिया गया है। तो बहुत सारा पॉइंट है जो इसमें आपको दिया गया है, तो एक बार में नहीं लेकिन दो चार बार जब इस वीडियो को आप देखेंगे तब जाके चीज़ें क्लियर होगा। तो समझते रहना है। अगर आप साथ में पेन पेपर रखें हैं तो नोट डाउन भी करते रहिएगा, जिससे चीज़ें आपको क्लियर ज़्यादा होगी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। चलिए अब यहाँ से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो दिया गया है कि एशिया के स्थल रुद्ध यानी कि जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती है उस वो देश कौन कौन सा है। तो चलिए यहाँ पे कुछ देश का नाम दिया गया है जो स्थल रुद्ध है, यानी कि जिसकी सीमा समुद्र को टच नहीं करती है। तो हो गया एक कजाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, मंगोलिया हो गया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और लाओस। तो ये सारे ऐसे देश हैं जिनका जो बॉर्डर है वो समुद्र को टच नहीं करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया गया कि स्थलरुद्ध देशों में जो कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है। तो स्थलरुद्ध में अगर भी इसमें भी पूछ दिया जाए कि जो स्थलरुद्ध देश है उसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो याद रखना है कजाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। जबकि मंगोलिया जो है वो दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। तो कजाकिस्तान के बाद मंगोलिया दूसरे नंबर पे आता है। और लाओस की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध देश है। तो अगर दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो ये एकमात्र स्थलरुद्ध देश है। यह पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था, ठीक है। तो पूर्व में अगर यानी कि पहले की अगर हम बात करें तो ये क्या था, फ्रांसीसियों का उपनिवेश था, ठीक है। कौन? तो लाओस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट क्या दिया गया है, तो एशिया में सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें तो यांसी तथा अधिकतम गहराई मृत सागर, ठीक है, जिसका गहराई गहरा कितना गहरा है तो 397 मीटर ये गहरा है। तो ये याद रखना है। क्या क्या चीज़ें दिया याद रखना है कि सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगी, तो यांसी हो जाएगी। और अधिकतम गहराई वाला तो मृत सागर, ठीक है, डेड सी जिसका नाम है, तो 397 मीटर गहरा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त यानी कि प्रशांत महासागर में जो मेरियाना गर्त है, मेरियाना ट्रेंच, जिसका गहराई है 11,022 मीटर, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, तो एशिया में ही जो फिलीपींस द्वीप समूह है उसके पास में ही ये विश्व का सबसे जो गहरा सागरीय गर्त है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना ट्रेंच इसको इंग्लिश में से बोला जाता है। तो ये सबसे गहरा है, ठीक है।
विश्व की सबसे गहरी झील की अगर हम बात करें तो वो है बैकाल झील। अगर धरातल बात करें यानी कि जो भूमि है, ठीक है, सरफेस से ये 1940 मीटर गहरा और समुद्र तल से 1485 मीटर गहरा एशिया में स्थित है। तो ये भी कहाँ पे स्थित है, तो विश्व के जो सबसे गहरी झील जिसका नाम है बैकाल झील, ये इसका गहराई आपको बता दिए धरातल से 1940 मीटर, जबकि समुद्र तल से देखें तो 1485 मीटर गहरा है और ये भी स्थित कहाँ पे, तो एशिया में, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करें जो कि आंतरिक सागर यानी कि कैस्पियन सागर, कितना इसका अगर क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की बात करें तो 3,71,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में ही ये भी स्थित है। एक नोट दिया गया है, चलिए उस नोट को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या दिया गया है। तो नोट देखिए, एशिया महाद्वीप बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, इसलिए इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैं, तो कवर करना थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक नोट दिया गया कि रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। तो जो रूस का एशियाई भाग है, ठीक है, उसको ही साइबेरिया कहा जाता है। और बैकाल झील और कैस्पियन सागर ये कहाँ पे है, तो ये साइबेरिया में ही है, ठीक है। तो याद रखना है कि जो बैकाल झील हो गया या फिर कैस्पियन सागर, ये दोनों के दोनों कहाँ पे स्थित है, तो ये साइबेरिया में ही स्थित है। आगे दिया गया हीमोफिलिंग रोग, ठीक है, हीमोफीलिया रोग से पीड़ित प्रथम व्यक्ति क्रिस बॉम्बिडियर ने 22 मई 2017 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसने माउंट विंसन को छोड़कर विश्व में सभी महाद्वीप के ऊंची चोटी पर चढ़ने में भी सफलता प्राप्त की। तो यहाँ पे एक नाम दिया गया है जो कि एक मतलब रोग से पीड़ित है जिसका नाम है हीमोफीलिया रोग, ठीक है। इससे पीड़ित व्यक्ति प्रथम व्यक्ति जिसका नाम था क्रिस बॉम्बार्डियर, डेनवर अमेरिका, ठीक है, जो कि 22 मई 2017 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की है, ठीक है। और ये माउंट विंसन को छोड़कर एक ही मतलब पूरे विश्व में एक ऐसा मतलब ये पर्वत है जिसका नाम है माउंट विंसन, उसको छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीप के ऊंची जो चोटी है उस पर चढ़ने में सफलता प्राप्त किए हुए हैं। तो ये काफ़ी साहस वाला काम है, एक सैल्यूट इनको बनता है जरूर। तो एशिया में विश्व की सबसे अधिकतम ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील की अगर हम बात करें तो पैगांग झील, ठीक है, जो कि 4,267 मीटर ऊंचा लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। तो एशिया में अगर हम बात करें तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो खारे पानी की झील है उसका क्या नाम है, पैगांग झील। कितना ऊंचाई पर स्थित है, 4,267 मीटर ऊंचा लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम 11,405 mm मेघालय, ठीक है, भारत में है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे कितना बारिश होता है, तो 11,405 mm बारिश होता है, जो कि मतलब सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। और ये मेघालय, ठीक है, मेघालय का मतलब ही होता है जहाँ पे मेघ बहुत ज़्यादा हो, बारिश ज़्यादा हो, उसको ही मेघालय बोला जाता है। तो ये भारत में स्थित है। इससे पहले चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था, ठीक है। तो मेघालय से पहले जो था वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे बारिश होता था, तो चेरापूंजी में होता था, ठीक है। कहाँ पे होता था, चेरापूंजी में होता था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कि विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया है, ठीक है। चीन में छिंगहोंग प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के लहासा तक फैली इस रेलवे लाइन की ऊंचाई 5,072 मीटर है, ठीक है। तो याद रखना है कि विश्व में की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ पे किया गया है, चीन में किया गया है। और चीन से जो छिंगहाई प्रांत से शुरू हुआ है और तिब्बत के लहासा तक फैला हुआ, इसका ऊंचाई है 5,072 मीटर। अगला है महावेली गंगा, ठीक है। महावेली गंगा के बारे में क्या दिया गया है कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी। तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी के बारे में आपको उससे पूछा जाए तो महावेली गंगा नाम याद रखना है, ठीक है। भारत में गंगा और श्रीलंका में महावेली गंगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, दोनों इस तरह जब आप रिलेट करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएगी। अगला है कि एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है, ठीक है। कितना है, नहीं 1.3 किलोमीटर है। इससे पूर्व खड़गपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। तो गोरखपुर का ये जो रेलवे प्लेटफॉर्म है ये 1300 मीटर है, यानी कि 1.3 किलोमीटर लंबा है। और इससे पहले जो था वो खड़गपुर का जो प्लेटफॉर्म था वो लंबा था, ठीक है। लेकिन अब गोरखपुर का हो गया है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट दिया गया कि चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है, ठीक है। और दूसरा स्थान जापान को जाता है। तो पहला स्थान कौन सा है, चीन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग मछली पकड़ते हैं,
ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग मछली कहाँ के पकड़ते हैं, तो चीन के, और दूसरे नंबर के जापान पे। आप समझ सकते हैं कि ये लोग मछली पकड़ते हैं फिर भी कितना आगे हैं, इनका टेक्नोलॉजी आज के डेट में बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक है, चाहे आप बात चीन की करें या फिर जापान की। तो विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश की अगर हम बात करें तो हांगकांग है। तो जो हांगकांग है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं। समाचार पत्र पढ़ना चाहिए, आप भी अगर पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छा बात है, क्योंकि देखिए न्यूज़ देखने से ज़्यादा मज़ा पढ़ने में है। जब पढ़िएगा तो आप उसको फील कीजिएगा, ठीक है, उसके बारे में सोचिएगा और वो चीज़ आपके माइंड में बैठेगा। तो पढ़ने का हैबिट डालिए लाइफ में, क्योंकि रील्स वगैरह देखने से, वीडियो देखने से कोई खास फायदा नहीं है। पढ़ने का भी आपके अंदर आदत होना चाहिए कि बैठ के आप डेली बुक पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगजीन पढ़ें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर ये बात आप ध्यान से सुन रहे हैं तो इसको आप प्रैक्टिस में लाइए 1-2 महीना, फिर आप खुद कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर आप बताए थे, तो उससे मतलब मज़ा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश की अगर हम बात करें तो भारत है। ठीक है, यानी कि जो भारत है, भारत में सबसे ज़्यादा डाकघर स्थित है। बट कोई ना, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लोग तो ऐसे ही मैसेज कर लेते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको डाकघर का ज़रूरत पड़ेगा, जैसे आप बाइक खरीदते हैं तो उसका जो आरसी बुक है वो भी डाक के द्वारा आता है। आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ये सब डाक के द्वारा आता है। एटीएम कार्ड भी मोस्टली बैंक आपको डाक के द्वारा भेजती है। जिस वजह से क्या है कि विश्व में सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है, तो भारत है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें तो होंगहो हो गया, अमूर हो गया, सिकोंग हो गया और यांटी सी क्वांग हो गया। तो ये सारे जो प्रमुख नदियां हैं जो कि प्रशांत महासागर में गिरती है, और ये सारी एशिया की नदी हैं। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें जिसका मुहाना शीत ऋतु से जम जाता है, तो लीना हो गया, ओबे हो गया और येनेसी हो गया। एक बार देख लेते हैं भाई कितना अभी इसमें बाकी है। इसमें अभी बहुत सारी पॉइंट है जिसको कवर करना है, तो चलिए हम लोग कवर करेंगे ही, इस सेशन में इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, कितना मिनट का वीडियो हो गया, तो लगभग आपका वही 26 मिनट का हो गया। कोई बात नहीं, 4-5 मिनट में हम लोग इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं, फिर आगे वाले सेशन में बाकी चीज़ें कवर करेंगे। तो भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश साइप्रस हो गया, जॉर्डन हो गया, टर्की हो गया, इजराइल और लेबनान हो गया। तो ये सारे कौन से एशियाई देश है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश हैं। ठीक है, साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल और लेबनान हो गया। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है, तो जावा। ठीक है, तो जावा के बारे में याद रखिएगा कि ये एशिया का सबसे घना बसा द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट है एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना जो उत्पादक देश क्रमशः बांग्लादेश और भारत है। तो सबसे मतलब ज़्यादा जूट और गन्ना का खेती बांग्लादेश और भारत में किया जाता है। ये एशिया के सबसे ज़्यादा उत्पादक देश हैं। एशिया में सर्वाधिक अगर जल विद्युत का विकास की बात करें तो जापान में हुआ है, यानी कि जो वाटर के थ्रू, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं, जल विद्युत, यानी कि जल के द्वारा जो विद्युत को का उत्पत्ति होता है, यानी कि उत्पन्न किया जाता है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो जापान में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। इसकी लंबाई 9,438 किलोमीटर है। एशिया की सबसे लंबी जो रेलवे सुरंग है जिसका नाम है सीकन, ठीक है, तो जापान में है, जो 53.85 किलोमीटर लंबी है, और समुद्र तल से इसकी गहराई 240 मीटर है। एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक व निर्यात देश थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया है। तो ये सारे भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको देखते चलना है, समझते चलना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया गया कि एशिया के देश चीन तंबाकू, गेहूं, चावल, चाय, कपास आदि के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। तो चीन की अगर हम बात करें तो चीन एशिया का एक ऐसा देश है जो कि प्रथम स्थान रखता है किन किन चीज़ों के उत्पादक में, तो तंबाकू हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, चाय हो गया और कपास हो गया। ठीक है, तो इन चीज़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है एशिया में। और एशिया के देश जापान की अगर हम बात करें तो जापान को शहतूत की पत्तियाँ, ठीक है, जो शहतूत है उसकी पत्तियों पर पाले गए रेशमों के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो शहतूत होता है, ठीक है, तो शहतूत के पत्तियों को खाने का काम करते हैं रेशम के जो कीट होते हैं, ठीक है, और उसके द्वारा जो पैदा किया गया रेशम होता है, कच्चा रेशम, वो सबसे ज़्यादा कौन देश उत्पन्न करता है, तो एशिया का जापान। ठीक है, एशिया में जो जापान है वो सबसे ज़्यादा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट अगर देखें तो एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश थाईलैंड है। ठीक है, तो जो प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर, उसको उत्पादित करने वाला जो सबसे बड़ा देश है, ठीक है, सबसे ज़्यादा देश है कौन सा है,
तो थाईलैंड जो कि सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबर को उत्पादन करता है। एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश मलेशिया है। तो मलेशिया जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूरे एशिया भर में टीन का उत्पादन होता है। टीन के निर्यात में यह विश्व में प्रथम स्थान पर है। तो पूरे वर्ल्ड की भी अगर हम बात करें तो जो मलेशिया है ये टीन के निर्यात में नंबर 1 पे है। और मलेशिया के इपो टीन खनन का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, तो टीन खनन का जो प्रमुख केंद्र इपो जो कि किंता केलांग घाटी में स्थित है, ये प्रमुख केंद्र है। ठीक है, एशिया का सबसे गर्म स्थान मोहनजोदारो, ठीक है, पाकिस्तान है, तथा सबसे ठंडा स्थान बर्योयांस्क साइबेरिया है, जहां तापमान क्रमशः 53 डिग्री सेल्सियस, ये 53 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे है तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। और सबसे जो ठंडा जगह है वो -69 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे है तो साइबेरिया में। बारयोयांस्क को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं, तो इसको पृथ्वी का जो शीत ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है, जो कि साइबेरिया में स्थित है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सा है तो स्वेज नहर। जो स्वेज नहर है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा सिनेकोना, ठीक है, सिनकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया है। तो विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा हो गया, इंडोनेशिया हो गया। बांडुंग इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र है। ठीक है, तो बांडुंग जो है इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र है। सिनकोना की अगर बात करें तो सिनकोना से कुनैन बनाई जाती है जो मलेरिया की दवा है। जो कुनैन क्या है, मलेरिया की दवा है, और एक किस चीज़ से बनाया जाता है, सिनकोना से। और सबसे ज़्यादा सिनकोना कौन सा देश उत्पादक करता है तो इंडोनेशिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। ठीक है, तो एशिया में अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे ज़्यादा जलयान बनाने वाला देश कौन सा है, जापान है। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जो जलडमरू मध्य बेरिंग जलडमरू मध्य है। ठीक है, जो कि अलास्का व कमचटका प्रायद्वीप के बीच है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जापान का नागासाकी की शहर क्यूशू द्वीप पर स्थित है। ठीक है, तो जापान का जो नागासाकी का शहर है वो किस द्वीप पर स्थित है तो क्यूशू द्वीप पर स्थित है। जापानी लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है और ये लोग चाय का एक विशेष उत्सव चा यू मनाते हैं। ठीक है, तो जो जापानी लोग हैं बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, चाय के ये लोग शौकीन होते हैं, जिसकी वजह से ये उत्सव भी मनाते हैं जिसका नाम है चा नो यू। ठीक है, चा नो यू इसका नाम है। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। तो जो बेरिंग जल संधि है जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो डेट लाइन है तिथि रेखा उसके ये पैरेलल है, यानी कि समांतर है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है। तो विश्व में जो सिंचाई नहर है उसका सबसे बड़ा जो नेटवर्क यानी कि जाल कहाँ पे है तो पाकिस्तान में स्थित है। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। म्यांमार की अगर हम बात करें तो जो म्यांमार है वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बौद्ध के मंदिर देखने को मिलेगा और इस वजह से वो प्रसिद्ध है। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड, म्यांमार आते हैं। ठीक है, तो जो स्वर्णिम त्रिभुज है उसके अंतर्गत जो लाओस है वो थाईलैंड, म्यांमार आते हैं। तो आई होप एशिया के बारे में जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट में थोड़ा सा फास्ट हो गया उसके लिए सॉरी, लेकिन चीज़ें आपको समझाया गया है अच्छे से। तो अब जो यूरोप है, ठीक है, यूरोप के बारे में हम लोग आने वाले सेशन में नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।